नील ने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने हिम्मत जुटाई और जीवन पत्थर की तलाश में फिर से गोपुरम के दरवाजे में चला गया। हालांकि कुदाल टूट गई थी, लेकिन नील की मुट्ठियां अब भी आकाश हथियार की तरह ही मजबूत थीं। उसे बस थोड़ी और ताकत लगाने की जरूरत थी। लेकिन अगले 2 घंटों में नील को कुछ भी नहीं मिला। जीवन पत्थर को खोजने के लिए नील ने बाकी रत्नों की खुदाई करना भी छोड़ दिया। 35वीं मंजिल से ऊपर के सभी रत्न मूल्यवान थे, लेकिन नील के पास यहाँ समय और ऊर्जा बर्बाद करने का धैर्य नहीं था। इसलिए वो जीवन पत्थर को खोजने की कोशिश में एक के बाद एक दरवाजे में जाता रहा। 35वीं मंजिल से 40वीं मंजिल तक हर मंजिल पर पत्तियों की संख्या कम होती गई। नील ने कई बार घूमकर हर पत्ते की सावधानी पूर्वक जांच की, लेकिन उसे अब भी कोई जीवन पत्थर नहीं मिला। इस दौरान नील को कुछ नीले रत्न भक्षक कीड़े भी मिले, लेकिन ये रत्न भक्षक कीड़े ज्यादा चालाक लग रहे थे। जैसे ही नील किसी पत्ते पर उतरता, तो वो कीड़े तुरंत अपने पंख फड़फड़ाकर उससे बच निकलते। इसलिए नील के पास उन कीड़ों को पकड़ने का कोई मौका नहीं था। आखिरकार नील का दिल बैठ गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या वो बाकी के 500 जीवन पत्थर इकट्ठा कर पाएगा? ये सोचकर नील ने कुछ नहीं किया। इसके बजाय वो सीधे गोपुरम की 40वीं मंजिल पर चढ़ गया। पार्थ ये देखकर कि नील 40वीं मंजिल में प्रवेश करने वाला था, राजकुमार योगेश उसे रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। 40वीं मंजिल से ऊपर केवल सूर्यमंडल योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप अंदर गए तो मुझे डर है। 40वीं मंजिल पर स्थित बैंगनी रत्न भक्षक कीड़े नीले रत्न भक्षक कीड़ों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि शुक्रमंडल के शीर्ष योद्धाओं के लिए भी उनसे निपटना मुश्किल होता, तो फिर नील की तो बात ही छोड़ दे। इसके अलावा उसके लिए 40वीं मंजिल की पत्तियों को तोड़ना भी असंभव था। हे वो व्यक्ति बस मौत को दावत दे रहा है। 40वीं मंजिल पर मौजूद हर रत्न अनमोल है। अगर वो एक भी रत्न प्राप्त कर लेता है तो वो बहुत धन कमा लेगा। वो पेरियार सम्राट को भी घायल कर सकता है। ऐसे में क्या पता वो वहां पर वास्तव में कोई रत्न प्राप्त कर ले। ये देखकर कुछ प्रतिभाशाली योद्धा बातें करने से खुद को नहीं रोक पाए। वहीं नील धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, जो उन लोगों की नजर में सिर्फ एक दिखावा था। आखिरकार उन प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए 40वीं मंजिल से ऊपर जाना लगभग निषिद्ध क्षेत्र जैसा था। लेकिन नील को उन शब्दों की कोई परवाह नहीं थी और उसने राजकुमार योगेश से कहा, मैं बस एक बार देखना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। भले ही उसे 40वीं मंजिल पर बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों का सामना करना पड़ा, जो सूर्यमंडल के योद्धाओं के बराबर थे, लेकिन जब तक वो कीड़े आयाम का उपयोग नहीं कर सकते और प्रकृति के साथ उसका संबंध नहीं काट देते, वे उसे मार नहीं पाएंगे। नील को यह भी पता था कि 30वीं मंजिल के बाद जीवन पत्थर मिलना बहुत दुर्लभ था, इसलिए 40वीं मंजिल पर उनके मिलने की संभावना और भी कम थी। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। दरवाजे से बाहर निकलते ही नील तुरंत 40वीं मंजिल की एक विशाल पत्ती पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद नील ने चारों ओर नजर घुमाई तो उसकी पत्ती पर कोई रत्न भक्षक कीड़ा नहीं था, लेकिन उसके आसपास की पत्तियों पर 6 कीड़े मौजूद थे। ये बैंगनी रत्न भक्षक कीड़े नीले रंग के कीड़ों से 2 गुने आकार के थे और उनके सिर पर 2 जोड़ी आंखें और थीं। उनके सिर से एक अजीब और ठंडी आध्यात्मिक शक्ति निकल रही थी। 6 बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों के सिर पत्तों पर थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी पत्तों में से रत्न निकाला है और उन्हें निगल रहे हैं। लेकिन नील के पत्ती पर गिरने की आवाज सुनकर बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों में से एक घबरा गया और अपना सिर ऊपर उठाकर नील को घूरने लगा। हालांकि नील को भरोसा था कि वो बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों से बच सकता है, लेकिन वो बिना किसी कारण के उन्हें चुनौती नहीं देगा। अपनी ताकत के साथ वो बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों के बाहरी आवरण को काटने में सक्षम नहीं हो सकता था। जब उसने देखा कि बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों ने उसे देख लिया था, तो उसने जल्दी से अपनी पत्ती पर नजर दौड़ाई। उस पत्ती में मौजूद रत्न लगभग एक मानव सिर के आकार के थे।
यहाँ तक कि कुछ रत्नों से नियम की रहस्यमय शक्तियां भी प्रसारित हो रही थीं। भले ही नील रत्नों के प्रकार और मूल्य को नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था कि वे सभी रत्न बहुत मूल्यवान थे। यहाँ भी कोई जीवन पत्थर नहीं है। नील को पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी। चूंकि 35वीं मंजिल पर कोई जीवन पत्थर नहीं था, इसलिए 40वीं मंजिल पर भी होने की कोई संभावना नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि वो हार नहीं मानना चाहता था। तभी पत्तों पर बैठे बैंगनी रत्न भक्षक कीड़े ने एक तीखी आवाज निकाली। फिर उसने अपने तलवार जैसे अगले पैरों को हिलाकर नील की ओर इशारा किया। वो आवाज सुनकर बाकी 5 बैंगनी रत्न भक्षक कीड़े, जो अभी भी रत्न निगलने में व्यस्त थे, अचानक रुक गए। फिर एक धमाके के साथ वे अपनी जगह से उड़ गए और 5 छायाओं में बदलकर नील को घेर लिया। इस समय नील 5 बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों से घिरा हुआ था, जो 5 सूर्य मंडल विशेषज्ञों के बराबर थे। हालांकि नील को उन कीड़ों से किसी आयाम का एहसास नहीं हुआ, फिर भी उसके चेहरे का भाव बदल गया। इसलिए लगभग बिना सोचे समझे वो पलटा और सीधे पत्ते से बाहर कूद गया। जब नील नीचे कूदा, तब सामने उड़ रहा बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ा नील से केवल 1 गज की दूरी पर था। लेकिन उसने नील पर हमला करने के लिए अपने अगले पैरों का उपयोग नहीं किया, बल्कि नील को पकड़ने के लिए अपने पेट के नीचे के पैरों का उपयोग करना चाहा। अगर नील उस कीड़े द्वारा पकड़ लिया गया, तो सभी कीड़े उस पर एक साथ हमला कर देते, जिसका परिणाम अकल्पनीय होता। मुझे पकड़ना चाहते हो? भूल जाओ। इसी के साथ नील ने अपनी कमर हवा में घुमाई और एक चांदी की चमक के साथ उसकी तलवार कीड़े के सामने आ गई। लेकिन उस उच्च श्रेणी की आकाश तलवार का भी इस समय कोई प्रभाव नहीं था। हालांकि बैंगनी रत्न भक्षक कीड़े की टांगें केवल 1 हाथ जितनी मोटी थीं, लेकिन जब नील की तलवार उससे टकराई तो केवल एक तीखी आवाज और कुछ चिंगारियां ही निकली। इस कीड़े का कवच इतना कठोर है? ये देखकर नील का चेहरा आश्चर्य से भर गया। लेकिन तलवारों से वार करने के बाद उसके झटके से नील का शरीर और भी तेजी से नीचे गिरने लगा। आखिरकार उस झटके की शक्ति के अलावा उसे नीचे खींचने वाला मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल भी था। लेकिन वो बैंगनी रत्न भक्षक कीड़े अब भी उसका पीछा कर रहे थे और उसकी ओर झपट्टा मार रहे थे। हालांकि इतनी तेज गति से वो बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों से छुटकारा पाने में कामयाब रहा और सीधे प्रकाश चक्र के नीचे गिर गया। लेकिन गिरते समय वो अभी भी चिंतित था कि बैंगनी रत्न भक्षक कीड़े उसका पीछा न करे। यदि वे ऐसा करते तो बाहर मौजूद बुद्ध मंडल के योद्धा उनका सामना कैसे करते। लेकिन जब बैंगनी रत्न भक्षक कीड़े नील को नहीं पकड़ पाए, तो उन्होंने पाया कि पवित्र पेड़ पर अभी भी कुछ मानव योद्धा मौजूद थे, जिस वजह से वे सभी किसी बवंडर की तरह उन योद्धाओं की ओर झपट पड़े। इस समय युवराज शाश्वत 27वीं मंजिल के रत्न निकाल रहा था। तभी अचानक उसे कुछ हलचल महसूस हुई। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। ये क्या बकवास है? युवराज शाश्वत ने विशाल बैंगनी रत्न भक्षण कीड़ों को घूर कर देखा। आह, मुझे बचाओ! तभी युवराज शाश्वत से कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति को बैंगनी रत्न भक्षक कीड़े ने पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। बचाओ! इस समय वो योद्धा केवल मदद के लिए ही चिल्ला सकता था। उसे नहीं पता था कि उन कीड़ों का कैसे विरोध करना है। उस योद्धा को हवा में उछालने के बाद बाकी बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों ने उसे घेर लिया और अपने अगले पैरों से उसके शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया। रत्न भक्षक कीड़े मनुष्यों का मांस नहीं खाते थे, इसलिए उस योद्धा के शरीर को फाड़कर वे केवल उसे यातना दे रहे थे। लेकिन भला बुद्ध मंडल के योद्धा का शरीर सूर्य मंडल के राक्षसी जानवर का सामना कैसे कर सकता था? इसलिए एक ही पल में उस योद्धा की चीखें अचानक बंद हो गईं और उसे टुकड़ों में काट दिया गया, जिसके बाद उसकी लाश के टुकड़े पेड़ के नीचे गिर गए। जब युवराज शाश्वत और बाकी योद्धाओं ने वो दृश्य देखा तो उनके चेहरे सफेद पड़ गए। इस समय कोई मूर्ख भी जान सकता था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना होगा। इसलिए वे सभी हताश होकर पत्ते से बाहर निकले और नीचे कूद पड़े। वहीं गोपुरम के बाहर अधिकांश योद्धा अभी भी इस बात से अनजान थे कि अंदर क्या हुआ था। उनमें से अधिकांश अभी भी अपने रत्नों का व्यापार कर रहे थे या फिर दीपिका के साथ
सौदेबाजी कर रहे थे। इस दौरान दीपिका के पास उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या पहले ही 1 लाख से अधिक हो चुकी थी। अगर ये पहले की बात होती तो इतने सारे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर अर्जित करने के बाद दीपिका शायद बहुत खुश होती। लेकिन जिस बात ने उसे उदास कर दिया वो ये थी कि वो बहुत ज्यादा जीवन पत्थर इकट्ठा नहीं कर पाई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे जितने जीवन पत्थर मिले थे वो नील की उम्मीदों से बहुत कम थे। लेकिन पवित्र पेड़ 1 साल में सिर्फ इतने ही जीवन पत्थर पैदा कर सकता था। तभी अचानक गोपुरम के सामने एक प्रकाश चक्र प्रकट हुआ और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ जमीन में एक बड़ा गड्ढा दिखाई देने लगा। इस समय नील उस गड्ढे के बीच में लेटा हुआ था। पार्थ भाई को क्या हुआ? उस दृश्य को देखकर दीपिका ने अपनी आंखें झपकाईं और गड्ढे में गिरे नील को घूरने लगी। नील ने बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया था, जिस वजह से वो खुद को समय पर रोकने में असमर्थ रहा और सीधे जमीन से टकरा गया। बेशक नील के मजबूत शरीर के कारण वो घायल नहीं होता, लेकिन इस तरह के प्रभाव के बीच उसने महसूस किया कि उसके शरीर में गर्म धारा प्रवाहित हो रही है। फिर सभी घूरती नजरों के बीच नील गड्ढे से बाहर निकल आया, लेकिन तभी नील के सिर के ऊपर एक प्रकाश चक्र प्रकट हुआ, जिसमें से लाश के खूनी टुकड़े बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। जब नील ने अपना सिर घुमाकर उस दृश्य को देखा तो उसके चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए। फिर अनगिनत प्रकाश चक्र प्रकट होने लगे और एक एक करके पीले चेहरे वाले योद्धा बाहर निकल आए। उन सभी के चेहरे पीले और डर से भरे थे, जैसे अभी अभी उन्होंने अपनी मौत का सामना किया हो। यहाँ तक कि कई योद्धा तो सीधे जमीन से टकरा गए थे, जिससे वहां पर कई गड्ढे दिखाई देने लगे। क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई अपनी जान बचाकर बाहर आया है? क्या ये रत्न भक्षक कीड़ों की वजह से हुआ है? क्या कोई बैंगनी रत्न भक्षण कीड़ा नीचे आ गया है? इस समय बाहर व्यापार कर रहे योद्धा उत्साह पूर्वक चर्चा कर रहे थे। उनमें से कुछ ने पहले ही सच्चाई का अनुमान लगा लिया था। तभी तारकीय दैवीय साम्राज्य का एक राजकुमार गड्ढे से बाहर निकला। उस राजकुमार का चेहरा पीला था और उसके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। गड्ढे से बाहर आते ही वो गुस्से में नील पर चिल्लाया, तुम बैंगनी रत्न भक्षक कीड़ों को निचली मंजिल पर क्यों लाए? उस राजकुमार की बातें सुनकर गोपुरम के बाहर खड़े योद्धाओं को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। तो क्या होगा आगे, और क्या इस घटना के बाद सभी लोग नील के विरुद्ध हो जाएंगे? और नील इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करेगा?